क्लासरूम में मैंने अपलोड किए हैं, सो जस्ट हैव अ लुक। जो बुक का पीडीएफ है उसके नीचे मुझे जो अप्रोप्रिएट वीडियोस लगते हैं ना, मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। मैं जस्ट देख रही थी, मुझे इतने अप्रोप्रिएट वीडियो नहीं लगे, दैट इज व्हाई मैंने अपलोड नहीं किए। लास्ट वीक का प्रैक्टिकल मैंने आपको आई थिंक ग्रुप पे दिया था ना, वो भी रह गया है क्लासरूम पे अपलोड करने का। लास्ट वीक हमने छोटा सा एक प्रैक्टिकल लिया था, बट वो मैंने ग्रुप में दिया था। आपने कंप्लीट किया वो विद चार्ट? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, चलो ये 2 प्रैक्टिकल जो है वो आज हम ले लेते हैं। जस्ट मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। ऑलरेडी मैंने किए वो क्लासरूम में अपलोड, तो बाद में मुझे बोलना नहीं है शिवानी स्पेसिफिकली, बाद में पूछना नहीं है कितने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आएंगे। फर्स्ट सेशनल को जितने थे उतने छोड़ के जितने भी हुए हैं वो सेकेंड सेशनल के लिए रहेंगे। अगर सेकेंड सेशनल आपकी ऑफलाइन होगी तो आपका मेजर में ऐसे मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। आवाज नहीं आ रही है। बट कोई भी क्या बोले समझ में नहीं आया। अभी आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। अगर मेरा आवाज नहीं आता है तो मुझे प्लीज इमीडिएट बोलिए, मुझे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। सो जस्ट मैं बता रही थी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जितने फर्स्ट सेशनल में हमारे हुए उतने प्रैक्टिकल छोड़ के आपको जितने भी हमारे अभी होते हैं वो सेकेंड सेशनल के लिए रहेंगे, ठीक है। बट अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है आपकी तो मेजर प्रैक्टिकल में ब्लड के प्रैक्टिकल ही आएंगे, आरबीसी काउंट एंड डब्ल्यूबीसी काउंट। गेट इट? आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? यस मैम, यस मैम। दिख रही है ना स्क्रीन भी मेरी? इसीलिए मैंने लैपटॉप ज्वाइन किया ही नहीं, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं होता। सो अभी किसी ने मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं करने हैं रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। आई हैव प्रिपेयर्ड वन फाइल, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक मैंने तैयार किया है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन का, 3 मार्क्स के क्वेश्चन का, 1 मार्क्स के क्वेश्चन का, वो भी मैं आज शाम को क्लासरूम में अपलोड कर देती हूँ, ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। वो थ्योरी के लिए रहेगा। प्रैक्टिकल के लिए वाइवा में मुझे ये नहीं बोलना है कि मैम मुझे हमें क्वेश्चन बैंक चाहिए। वाइवा में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर ऑफलाइन एग्जाम में मैं नहीं रहूंगी तो रूही मैम आपका वाइवा लेंगे, ठीक है। तो वाइवा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू थ्योरी, रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। गेट इट? एंड प्रैक्टिकल का सिलेबस एंड थ्योरी का सिलेबस अभी मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। फर्स्ट सेशनल के प्रैक्टिकल छोड़ के जितने भी प्रैक्टिकल हमारे हुए हैं ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड इन द क्लासरूम। दैट प्रैक्टिकल विल बी आस्क्ड इन द सेकेंड सेशनल एग्जामिनेशन। एंड अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है तो आपके ब्लड के जो प्रैक्टिकल हुए हैं जो फर्स्ट सेशनल में हुए थे वो ऑफलाइन में आपको करने पड़ेंगे मेजर में, ठीक है। वो आपको अगर टाइम मिलता है तो मैम आपको सिखा देंगे। अगर आप ऑफलाइन कॉलेज जाते हो तो मैम विल टीच यू दैट प्रैक्टिकल्स, ठीक है। मेजर वाले जो प्रैक्टिकल है वो आपके होंगे। समझ में आया? अभी किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। जो भी पूछना है वो क्लास में ही पूछा करो, उसके अलावा कुछ पूछना। मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, टू रिकॉर्ड द फोर्स ऑफ एयर एक्सपेल्ड यूजिंग पीक फ्लोमीटर, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट है या रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, एक्सक्रीशन प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, तो ये पीक फ्लो मीटर जो होता है वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये उसके बहुत सारे यूजेस है। सो जस्ट राइट डाउन द एम टू रिकॉर्ड द फोर्स ऑफ एयर एक्सपेल्ड यूजिंग पीक फ्लो मीटर, ठीक है। मटेरियल यूज्ड अ पीक फ्लो मीटर, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड इन द क्लासरूम, सो डोंट नीड टू वरी, यू कैन राइट दैट प्रैक्टिकल आफ्टर द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिलेटेड वीडियो सी प्रैक्टिकल के नीचे मैं अपलोड करती हूँ आपका सम टाइम। इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन देखिए कि हमने अभी रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ा। इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, हमें पता है, राइट। सो अ पीक फ्लो मीटर इज पोर्टेबल इनएक्सपेंसिव हैंडहेल्ड डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है? ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल यानी क्या? जैसे हम मोबाइल फोन पोर्ट करते हैं यहाँ से वहां,
वायरलेस डिवाइस है, राइट? हमें उसको लेने के लिए कुछ ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है. दैट विल बी द पोर्टेबल डिवाइस. थोड़ा एक्सपेंसिव भी नहीं है, हैंड हेल्ड है, ठीक है. यूज टू मेजर द हाउ एयर फ्लोज फ्रॉम योर लंग्स इन वन फास्ट ब्लास्ट, यानी कि आपके लंग के बाहर कितनी जोर से आप हवा बाहर एक्सपेल्ड आउट करते हो, ये मेजर करता है ये मशीन. ये न्यू प्रैक्टिकल एडेड है. लास्ट ईयर के मैनुअल में ये प्रैक्टिकल नहीं था. पल्स ऑक्सीमीटर एंड पीक फ्लोमीटर, ये दो प्रैक्टिकल न्यूली एडेड है इन सिलेबस, ठीक है. सो अ स्टैंडर्ड रेंज पीक फ्लोमीटर इज फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, टीनेजर्स या अडल्ट्स, ठीक है, टू मेजर द पीक एक्सपायरेटरी. ये जो PEFR जो है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, इसके फॉर्मूलाज होते हैं. अडल्ट्स के लिए अलग होता है. बुक में आई डोंट नो, इन्होंने नहीं दिया है इतना डीप, क्योंकि ये मे बी माइनर प्रैक्टिकल में आता है. सो मेल्स के लिए अलग होता है, मेल्स के लिए अलग होता है, चिल्ड्रन के लिए अलग होता है. इट विल बी डिपेंड ऑन द एज, सेक्स, हाइट एंड रेस, ठीक है. So that will be the short form of peak expiratory flow rate, PEFR. That is the amount of air a person can be quickly forced out or of his or her lung. ठीक है, एक टाइम पे आप कितना हवा बाहर छोड़ते हो आपके लंग के. अभी हमने देखा ना कि रेस्पिरेशन की कैसी प्रोसेस होती है, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, ठीक है. अभी प्रोसीजर देखते हैं. बिफोर ईच यूज मेक श्योर द स्लाइडिंग, just a minute. Okay. So before first point of the procedure, before each use, देखिए ये जैसे दिख रहा है ना डायग्राम में, सेम वैसे ही डिवाइस होता है, छोटा सा. हमारे हैंड जो होते हैं ना, हैंड से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है. सो ये पोर्टेबल होता है, हम हाथ में भी कैरी कर सकते हैं. आप यूट्यूब पे भी डाल के देखो, बहुत सारे वीडियोस आए हैं उसके. सो बिफोर ईच यूज मेक श्योर द स्लाइडिंग marker or arrow of the on that peak flow meter is at bottom. ये जो यहाँ पे जो arrow है ना, just a minute, ये जो ये arrow है ना, ये वाला, ये नीचे बॉटम में जाना चाहिए, ठीक है. ये बॉटम में आपको बिफोर प्रैक्टिकल मेक श्योर करना है कि ये बॉटम में है, 0 मार्क पे है, ठीक है. ऑफ नंबर स्केल दैट इज 0, ठीक है. स्टैंड अप स्ट्रेट, रिमूव गम और एनी फूड. जो आपके माउथ में अगर कुछ चिंगम वगैरह है तो वो निकाल देना है, क्योंकि उससे आपका जो एयर का जो एक्सपेलेशन होगा वो रिड्यूस होगा ना, कुछ अगर होगा मुंह में तो निकाल देना है वो. खड़े रहना है स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ, जितना आप ले पाओ. पुट द माउथ पीस ऑफ द पीक फ्लो मीटर इनटू योर माउथ. ये जो माउथ पीस होता है, ये ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं कर सकते. वो डिस्पोजेबल माउथ पीस मिलते हैं उसके, ठीक है. जैसे हम डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करते हैं, सेम एज लाइक दैट, ठीक है. सो क्लोज योर लिप्स टाइटली एंड अराउंड द माउथ पीस. यू हैव टू जस्ट होल्ड दैट पीक माउथ, ठीक है. जो ब्लैक पोर्शन है ना, ये नीचे वाला, ये आपको होल्ड करना है आपके माउथ में. आपके लिप्स आपको प्रेस करने हैं उसके अराउंड. एंड बी श्योर टू कीप योर टंग अवे. टंग को दूर रखना है उससे, टंग को टच नहीं करना है. इन वन ब्रीथ ब्लो आउट एज हार्ड एंड एज क्विकली एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ स्लो ब्लोइंग. Blow a fast, hard blast until you have implied out nearly all the air from your lungs. पूरा लंग से आपको हवा बाहर निकाल देनी है. The force of air coming out of your lung causing the marker to move along the number scale. जितनी जोर से आप हवा बाहर पुश करोगे ना, वो जो है ना, वो आपकी नंबरिंग देता है, ठीक है. ये आप चार्ट बनाना है, उसमें आपको आपके रीडिंग लिखने हैं. Record the highest rating. Do not calculate an average. This is very important. You can't breathe out too much when using your peak flow meter, but you can breathe out too little. Average उन्होंने बोला कि काउंट मत करो. 3 आप रिकॉर्ड लो, लिखो. Measure your peak flow rate close to the same time each day.
बिटवीन 7 एंड 9 AM, बिटवीन 6 एंड 8 AM, यानी कि टाइमिंग उन्होंने दिए है कि आप मेजर करो कि ये टाइम पे आपका कितना एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट हुआ है, एंड कीप अ चार्ट ऑफ योर पीक फ्लो रेट। चार्ट यानी क्या, देखिए आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप लिखिए 7 AM, नीचे लिखिए 9 AM, फिर 6 PM एंड 8 PM, और आपका 3 ईच रीडिंग के आपके 3 रीडिंग रहेंगे। सो वो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा प्रॉपर, एंड कीप अ चार्ट ऑफ योर पीक फ्लो रेट, डिस्कस द रीडिंग विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसमें होते हैं एक्चुअली, ये जो PEFR जो होता है ना, इसका कैलकुलेट करते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस के पेशेंट से, या कोई रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई ब्रोंकियल अस्थमा है किसी को, तो इसके रिलेटेड पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ये यूजफुल होता है। सो यू कैन जस्ट टेक अ सजेशन ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आपका जो डॉक्टर है वो। सो उसमें एक नोट है, नॉर्मल पीक फ्लो रेट इज बेस्ड ऑन अ पर्सन्स एज, हाइट, सेक्स एंड रेस। ये मैंने पहले ही बताया कि जो हवा हम बाहर निकालते हैं, अभी ऐसा नहीं ना कि छोटे बच्चों को अगर हमने ये करने बोला तो उनका अलग आएगा, हमारा अलग आएगा। So the standardized normal may be obtained from a chart comparing the person with the asthma to a population without breathing problems. यानी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल का अगर हमने चार्ट लिया तो उसके साथ हम एक अस्थमेटिक पेशेंट का चार्ट कंपेयर करके हम थोड़ा सा डिफरेंस निकाल सकते हैं। दैट्स इट फॉर द पीक फ्लो मीटर। हमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, अगर होता तो उन्होंने दिया होता कि यू हैव टू कैलकुलेट द दैट PEFR, ठीक है। यू हैव टू ओनली मेक वन चार्ट, ठीक है, बाय टाइमिंग दैट गिवन इन द प्रोसीजर, ठीक है। तीन तीन रीडिंग लेने हैं आपको, और सिर्फ उन्होंने क्या बोला है कि जस्ट डिस्कस योर चार्ट विथ योर मेडिकल प्रोवाइडर, और यू कैन कंपेयर योर चार्ट। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो तो यू कैन कंपेयर दैट चार्ट विथ एनी अस्थमेटिक पेशेंट। तो उनका कितना ब्रीथ आउट होता है और आपका कितना ब्रीथ आउट होता है, उसको आप कंपेयर करके आप कर सकते हो मेजरमेंट। फाइन, ठीक है। अभी नेक्स्ट और एक प्रैक्टिकल हमें देखना है। तो ये जो पीक फ्लो मीटर का प्रैक्टिकल है ना, इसमें आपको सिर्फ होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल है, माइनर वाला आपकी आवाज प्रैक्टिकल नहीं आ रही है। है। Now it is, मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी ना। My voice is coming. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो पीक फ्लो मीटर का सिर्फ आपको क्या करना है, अभी एम लिखना है, मटेरियल लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में उसका प्रिंसिपल बताया है उन्होंने। नो नीड टू राइट द प्रोसीजर, जस्ट ड्रॉ वन ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है, जिसमें टाइमिंग के हिसाब से आप 3 रीडिंग लिखो। बट रीडिंग कितने लिखने हैं ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं दिया है बुक में उन्होंने, ठीक है। सो आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू क्या रीडिंग लिखने हैं या कैसे लिखने हैं। हमें तो नॉर्मल पेशेंट के ही लिखने हैं। यू हैव टू जस्ट कंपेयर रीडिंग विथ एनी अस्थमेटिक वाला पेशेंट। अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस वाला जो पेशेंट रहता है ना, उनका जो एक्सपेल्ड आउट होता है, ठीक है, वो नॉर्मल पेशेंट से अलग होता है। सो दैट रीडिंग, डोंट राइट दैट रीडिंग, जस्ट राइट द प्रैक्टिकल। क्वेश्चन आंसर नहीं है और इस प्रैक्टिकल के। So next practical will be to measure height, weight, basal mass index of a person. अभी ये बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, जिसमें हम हमारा खुद का भी BMI, आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so इसमें हमारा खुद का भी BMI जो है, ये BMI इंडेक्स जो होती है ना, ये हम खुद का भी खुद निकाल सकते। अगर आपको आपकी हाइट पता है, आपका वेट पता है, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दैट BMI।
normal. So just write down the aim to measure the height. Yeah, you can write that aim after the practical. आराम से classroom में है वो practical. So आप आराम से लिखो तो no need to write again and again. So to measure the height, weight and basal mass index BMI of a person. So overweight and obesity affects over the 25% adults in developed countries. So can lead to serious health problem. देखिए अगर कोई ओवरवेट है या कोई एकदम कम एज में उनको ओबेसिटी आ गई है तो 25 इन्होंने तो कम बोला है तो अराउंड 40 to 50% अडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. ठीक है. सो बहुत सारी कंट्रीज में इसकी वजह से हेल्थ इशू क्रिएट हुए हैं. जैसे बहुत सारे छोटे लोगों में बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर है. अभी नॉर्मली देख रहे हैं ना कि अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उसको बीपी एंड शुगर एकदम कॉमन ये हो गया है. 35-40 दैट बी डिटेक्टेड. ठीक है. पहले नहीं था because of the unhealthy lifestyle, unhealthy eating style that will be happen. ठीक है. So the common cause of obesity is consumption of the serious health problem if not treated early. The common cause that will be the food, excess of requirement and obesity is very common among the people of high income group. देखिए अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि कंजम्पशन ऑफ अब जो फास्ट फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है या अल्कोहलिक पर्सन्स का जो वो बढ़ रहा है या that will be reasonability आ गई है या ज्यादा ग्रुप के जो लोग होते हैं. अभी आ रहा है. अभी सबको ब्रेक हो रहा है क्या? यस मैम. Yes, ma'am. अभी आ रहा है. Yes, ma'am. अभी क्लियर आ रहा है ना आवाज? यस मैम. Yes, ma'am. तो द कॉमन कॉज जो है ओबेसिटी की फूड हैबिट हमारी या एक्सेस अल्कोहल ड्रिंकिंग है या स्मोकिंग हैबिट्स है, वॉट एवर इट मे बी. ठीक है. बट जो कॉमन हाई इनकम वाला ग्रुप होता है उनमें बिकॉज ऑफ देयर रूटीन, बिकॉज ऑफ देयर ग्रुप, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, उनमें भी ये ओबेसिटी एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया है. पीपल लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज द मोर कॉमन इन पीपल हु लीड्स द सेंडिटरी लाइफ. ठीक है. सो ये एक कॉमन चीज है. बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि वो कल्चर फॉलो करेंगे, स्मोकिंग हैबिट फॉलो करेंगे, अल्कोहलिक हैबिट फॉलो करेंगे तो दे बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड कल्चर. ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है. तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अभी ऑकर हुआ है कि हम हाई ग्रुप में अगर बैठे हैं तो हमें अल्कोहल पीना ही है. दैट इज नॉट नेसेसरी. हर एक इंडिविजुअल की अलग प्रायोरिटी होती है और वो खुद ने मेंटेन करनी होती है फॉर गुड हेल्थ. फिर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप 4 लोगों के ग्रुप में हो और 4 लोग बहुत बहुत हाई रिच प्रोफाइल से है तो आपको उनके साथ वो जैसे बिहेव कर रहे वैसे बिहेव करना है. so that will be the affecting thing जो आप पे प्रोसीड करती है. ठीक है. तो आपको आपका जो पर्टिकुलर हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग स्टाइल वो आपको फॉलो करनी है. obesity या overweight problem. ठीक है. so assessment of obesity voice is coming ना clearly? नो मैम ब्रेक हो रहा है. okay. now it is coming. यस मैम. so okay. so this is the common हमें कह सकते हैं कि कॉमन रीजन जो ओबेसिटी के लिए या ओवरवेट के लिए जाना जाता है. ठीक है. सो देयर आर वेरियस मेथड्स यूज्ड टू असेस द ओबेसिटी. असेस द ओबेसिटी यानी क्या कि ये पर्सन को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ये हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. तो वेरियस मेथड्स है to assess that obesity or overweight problem. The most effective and scientific method is BMI. ठीक है. सो ये BMI एक मोस्ट इफेक्टिवली अच्छी सी मेथड है जिससे हम
वो पर्सन ओवरवेटेड है कि नहीं, या वो ओबेसिटी में जाता है कि नहीं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बॉडी मास इंडेक्स, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. So body mass index. Today the weight of individual is assessed on a more scientific basis known as BMI. ठीक है, ये बहुत कॉमन है, आपको हॉस्पिटल्स में भी देखने मिलेगा. ठीक है, BMI इंडेक्स का चार्ट जो होता है ना वो रहता है, बहुत सारी फाइल्स पे भी रहता है, ज्यादातर छोटे बच्चों में भी रहता है. वो एज वाइज उनका वेट कितना होना चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा. सो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला जो है दैट विल बी weight in kg kilogram upon height in meters per square. ठीक है, W upon H square. Normal value for mean. W by H square is equal to 20 by 20 minus 25. 20-25. For woman it will be W by H square is equal to 19 minus 24. So this will be the formula. W by H square, height in meters, ठीक है, पर स्क्वायर. तो हाइट इन मीटर्स आप डालिए, या आपको जिस सेंटीमीटर्स में डालना है तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो वैल्यूज ओवर 25 इंडिकेट ओबेसिटी. BMI is commonly used formula to classify the obesity and overweight adults. अभी BMI का definition क्या है? This will be the formula to classify the adults into this is obesity wala person and this is overweighted person. So it is defined as the weight in kilogram divided by square of height in meters. जो formula है वही word में लिखना है. ठीक है, my voice is coming clearly ना? Yes, ma'am. For example, an adult who weighs 70 kg, ठीक है, 70 किलो का एक पर्सन है, उसकी हाइट है 1.75 मीटर. I repeat, it is in meters. You can convert that height into centimeters. आपके मोबाइल में कन्वर्जन है, यू कैन कन्वर्ट इट ऑल. ठीक है, जैसे 165 सेंटीमीटर है, 175 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 फुट 165 167 अराउंड 5 फुट 6 इंचेस होता है. सो कुछ इस तरह से इंचेस, मैं इंचेस में बता रही हूँ, 5 फीट एंड 6 इंचेस. ठीक है, सो ये अभी मीटर्स में यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 1.75 मीटर. ठीक है, तो अगर आपने सेंटीमीटर में वो अगर गिना है तो आप मीटर में कन्वर्ट करो. ठीक है, विल हैव द BMI ऑफ 22.9. यू कैन कैलकुलेट दिस ना ऑन योर मोबाइल, आपके मोबाइल में भी ये रहता है BMI. ठीक है, सो BMI ऑफ मैन 70 kg अपॉन उनका हाइट 1.75, उसको ब्रैकेट को आपको स्क्वायर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला है वो ना, ब्रैकेट स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 22.9. तो एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है जिसका 70 किलो वजन है, उसका BMI आया 22.9. अभी उसके अगेंस्ट हम एक वुमन का देखते हैं जिसका वेट 65 kg है, हैविंग हाइट 155 सेंटीमीटर्स. देखिए उन्होंने 155 सेंटीमीटर्स दिया है, अभी सेंटीमीटर्स को उन्होंने कन्वर्ट किया है मीटर्स में. ठीक है, सो विल हैव BMI ऑफ 27. कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने, वो BMI ऑफ वुमन 65 अपॉन 155 सेंटीमीटर आर कन्वर्टेड इनटू मीटर्स, दैट विल बी 1.55 स्क्वायर उसका, तो वो आया 2.5. सो 65 अपॉन 2.4 सॉरी इज इक्वल टू 27. तो वो उस वुमन का BMI आया, मेन का 22 एंड वुमन का 27. वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है. यू कैन पुट योर वेट, योर हाइट एंड यू कैन कैलकुलेट योर BMI. सो व्हाट यू हैव टू डू ना, आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक में आपको खुद का BMI लिखना है. ठीक है, और अगेंस्ट आप अगर गर्ल हो तो किसी भी बॉय का आप अंदाजे से करो, ह्यूमन बीइंग का. अगर आप बॉय हो तो किसी भी गर्ल का आप अंदाजे से डालो, वुमन का अंदाजे से डालो, बट आपको दोनों ही वो कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ BMI ओबेसिटी इज ग्रेडेड एज फॉलोज. कैसे ओबेसिटी फॉलो करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड ऑल दैट थिंग. ठीक है, तो नॉर्मल BMI वैल्यू और उनका क्लासिफिकेशन दिया है, यानी कि जो वुमन है वो 27 हमारी निकला है ना उनका BMI. तो 27 जो होता है वो ओवरवेट की रेंज में जाता है, क्योंकि 25 के आगे पूरे ओवरवेट है.
18.5 to 24.99 यानी कि 25 around 25 that will be the normal. 25 and 25 के आगे वाले overweight and 25 to 29.9 यानी कि 30 grade 1, 30 to 40 grade 2, 40 grade 3. तो आप अभी कैलकुलेट करो इमीडिएट कि आपका बीएमआई कितना है, कैलकुलेट करके आप लिख दो वहां पे कि इतना इतना बीएमआई है. अभी एवरेज हाइट एंड वेट जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर ओनली जनरल नॉलेज. हाइट इज विथ शूज ऑन वेट इज विथ नॉर्मल इंडोर क्लोथिंग. ठीक है. सो नॉर्मली आपका जब आप वेट मेजर करते हो हॉस्पिटल में जाके, सिर्फ आप आपका जो फुटवेयर होता है वो निकाल के आप जनरली आप आपका वेट लेते हो ना. सो उस वेट के हिसाब से आपका बीएमआई कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए. हाइट तो डिपेंड करती है पर्सन की कि कितनी हाइट है. हम हाइट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल आवर वेट एंड सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर बीएमआई. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. तो वुमन में देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक ही आपको बताती हूँ, सिर्फ एक ही आपको बताती हूँ. फर्स्ट लाइन आप देखिए, दिख रहा है क्या वो चार्ट? एक मिनट, चार्ट दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. तो वुमन में आप देखिए सबसे पहला वाला रेंज जिनका हाइट 146 टू 150 सेंटीमीटर है, यानी कि अराउंड 5 फीट 1 इंचेस होंगे ये वुमन. 146 वो 5 फीट 1 या 5 फीट 2. ठीक है. सो इनका जो एज ग्रुप है, तो इतनी हाइट की 18 टू 27 वाली जो लेडीज है, 18 टू 27, ठीक है, उनका वेट कितना रहना चाहिए? समझ में आ रहा है? यानी कि आप लोग अभी कौन से ब्लॉक में जाते हो? आप लोग 18-19 आपका एज है अभी सबका अराउंड. किसी का 20 भी होगा, ऐसा नहीं है कि सबका ही 18-19 है, बट अराउंड 18 टू 27 की ग्रुप में ही हो आप लोग, राइट? तो अभी आप लोग खुद को कंपेयर करो कि भाई मेरी हाइट कितनी है और मेरा वेट कितना है. should I fix that particular group कि should I match with that particular group कि सपोज अभी मेरी हाइट है 166 टू 170 सेंटीमीटर के बिटवीन अगर मेरी हाइट आती है, तो मेरा वेट 50, सपोज मेरा एज ग्रुप आता है 28 टू 37. ठीक है. तो मेरे एज ग्रुप में मेरा वेट 59 टू 92 के बिटवीन चाहिए. ठीक है. वेट इन किलोग्राम, तो वो है कि नहीं ये हमें खुद को कंपेयर करना है. तो उसी हिसाब से हमारा बीएमआई जो है वो सही है कि नहीं, वो हम खुद का खुद निकाल सकते हैं. समझ में आया? अभी आपका अगर हम कंपेयर करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आपका हाइट है 146 सेंटीमीटर, आपका एज है 19, तो आपका वेट कितना होना चाहिए? 44 टू 47 केजी ही होना चाहिए. आगे देखिए सेकेंड कॉलम देखिए, 28 टू 37 एज ग्रुप के जो पीपल है उनका 46 टू 49 होना चाहिए. 38 टू 47 के जो पीपल है उनका 46 टू 50 होना चाहिए. सो इस हिसाब से आपका जो वेट है वो होना चाहिए. और हाइट इन फीट वहां पे दिया है, देखिए, अरे फीट में भी दिया है उन्होंने, नेक्स्ट ग्रुप मैंने देखा ही नहीं. सो आपको फीट में तो सबको आपका हाइट पता होगा. ठीक है. सो अराउंड आपकी अगर हाइट 5.1 है या 5.2 है, तो आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए? अभी जो बॉयज है उन्होंने मेंस की ब्लॉक में देखना है, गर्ल्स ने वुमेन की ब्लॉक में देखना है. ठीक है. सो हाइट इन फीट, सपोज मेरी हाइट 5.6 है, तो 5.6 में मेरा जो एज ग्रुप है, मेरे एज ग्रुप में जाके ऐसे पेन से जाके फिर वो देखना है कि बराबर है कि नहीं, मेरा जो वेट है वो सही है कि नहीं, वेदर इट इज इन बिटवीन 59 टू 64 और नॉट. मैं मेरे एज ग्रुप का बोल रही हूँ. 28 टू 37 का जो एज ग्रुप है उनका जो वेट है वो उतना है कि नहीं, यानी कि मेरा वेट 59 टू 64 के बिटवीन ही चाहिए. अगर मेरा वेट 64 के आगे है तो मेरा बीएमआई क्या रहेगा? क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा क्या?
ओवरवेट रहेगा या ग्रेड 1 में जाएगा, ठीक है। अगर 64 के आगे वेट है तो हमारा बीएमआई जो है वो ज्यादा जाएगा, और अगर दैट विल बी इन रेंज तो बीएमआई रेंज में आएगा। सो दिस चार्ट दैट विल बी हेल्पफुल टू डिटेक्ट योर बीएमआई, ठीक है। और एवरेज हाइट एंड वेट इन चिल्ड्रंस का भी बहुत अच्छे से चार्ट उन्होंने दिया है, दैट विल बी ओनली फॉर नॉलेज। कि सपोज 1 साल का बच्चा है, 1 साल के बच्चे के लिए उसका हाइट कितना होना चाहिए, अराउंड 76 सेंटीमीटर, वेट कितना होना चाहिए 10 kg, ठीक है। सो ये हो गया बॉय का। गर्ल का 74 सेंटीमीटर होना चाहिए उसका हाइट, एंड वेट उसका 9.5 kg, ठीक है। सो ये आपको चेक करना है कि एवरेज हाइट एंड वेट चिल्ड्रंस में 1 to 8 स्लैब के जो चिल्ड्रंस है उनका सिर्फ दिया है उन्होंने, ठीक है। सो 1 to 18, सॉरी 1 to 18। सो अगर आप 18 में आते हो तो आपका भी इसमें लास्ट व्लॉग में आएगा, बट मुझे नहीं लगता 18 का कोई होगा, 18 के आगे वाले लोग हैं यहाँ पे। सो आप जस्ट आपका इसमें चेक कीजिए एवरेज हाइट एंड वेट इन अडल्ट्स में, आप देखिए 18 के आगे वाला, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अभी आपको आपका फॉर्मूला लिखना है, बॉडी मास इंडेक्स का डेफिनेशन लिखना है, एम लिखना है। आई रिपीट, आपको एम लिखना है, कट नहीं हुआ है ना प्रैक्टिकल। एम लिखना है आपको, बॉडी मास इंडेक्स की डेफिनेशन प्लस उसका फॉर्मूला लिखना है। और अगर आप गर्ल हो तो आपने गर्ल का फॉर्मूला लिख के आपका बीएमआई वहां पे काउंट करना है। अभी वो चार्ट में देख के नहीं, आपका वेट आपको पता होगा, नहीं तो चार्ट में मेरे मैम हाइट के आगे लिखा था 47 kg, तो मैंने लिख दिया 47 kg। जरूरी नहीं है, आपका उससे कम भी हो सकता है। आप सपोज आपकी हाइट है 5.2 और आपका जो वेट है वो 49 होना चाहिए, बट आपका नहीं है, आपका 45 भी रह सकता है, तो आपका जो बीएमआई है वो नॉर्मल रेंज के नीचे भी जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो ज्यादा ही हो सकता है, कुछ कुछ लोग ओवरवेट होते हैं बट कुछ लोग कम वेट वाले भी होते हैं, ठीक है। तो अपना अपना खुद का हाइट, खुद का वेट लिखिए और बीएमआई लास्ट में लिखिए कि अभी यहाँ पे तो उन्होंने दिया नहीं है कुछ, बट यू हैव टू जस्ट राइट द रिजल्ट की बीएमआई ऑफ माय ओन, ठीक है, या बॉडी मास इंडेक्स ऑफ माय ओन विल बी डैश डैश, जितना भी आपका आया है वो लिख दीजिए। और वो कौन सी रेंज में आया है वो भी लिखना है, नॉर्मल है, ओवरवेट है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ठीक है। So that will be your result of this practical BMI वाला, ठीक है। peak flow meter वाला practical you just have to write aim, material, introduction, and no need to write the observation table right now because observation table में क्या values लिखनी है ना, I will just let you know, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रैक्टिकल विल बी नॉट एक्सप्लेन्ड, जो नया पॉइंट होगा दैट विल बी डेफिनेटली एक्सप्लेन्ड इट टू यू, ठीक है। सेंस ऑर्गन वाला अगर प्रैक्टिकल होगा तो सेंस ऑर्गन हमारे थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी, कहीं पे एक जगह पे तो वो इन डीप हम लेंगे, ठीक है। एक तो थ्योरी में लेंगे, एक तो प्रैक्टिकल में लेंगे। तो हमारा मेरे हिसाब से थ्योरी में हम सब इन डीप लाइन टू लाइन लेते हैं, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर का आई विल लेट यू नो कि वो प्रैक्टिकल लिखना है, कब लिखना है, ठीक है। आई विल ड्रॉप दैट प्रैक्टिकल इन द क्लासरूम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, सम पॉइंट्स आर डिफरेंट दैट विल बी एक्सप्लेन। जैसे कि उन्होंने ना रीजन दिए हैं, डिवीजन दिए हैं, इंफीरियर आर्टरीज, ठीक है, कॉमन हिपैटिक आर्टरीज। कॉमन हिपैटिक आर्टरीज लीवर को सप्लाई करती है, सुपीरियर मेंस्ट्रुअल आर्टरी वो कहाँ पे करती है सप्लाई, फिर वो पैनक्रियाज में सप्लाई करती है। रीनल आर्टरीज, रीनल नाम में ही डेफिनेशन है, वो किडनी को सप्लाई करती है। सो ये एक न्यू पॉइंट सिर्फ उस प्रैक्टिकल में है, बाकी जैसे हमारा थ्योरी में था एज इट इज वहां यहाँ पे प्रिंटेड है with diagram, ठीक है। So I will just drop that practical on the classroom. You have to write, you have to draw the diagram of cardiovascular system. Are you getting this? Yes, ma'am. कोरोनरी साइनस क्या है,
सुपीरियर वेना केवा क्या है, वो क्या करती है, ये एक न्यू पॉइंट है उसमें, दैट विल बी टेकन, दैट विल बी डेफिनेटली टेकन, बिकॉज सुपीरियर वेना केवा का सिर्फ वेन है इतना ही पता है, बट यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा कितनी लॉन्ग है, कितनी विड्थ है, क्या करती है, दैट विल बी टेकन। ठीक है, फिर ये कार्डियो का सिर्फ मैं ड्रॉप करती हूँ क्लासरूम में बाय टुमारो, आज नहीं करती हूँ। ठीक है, आज आप ये 2 प्रैक्टिकल कंप्लीट करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, आज ma'am. ये 2 प्रैक्टिकल Yes, ma'am. कंप्लीट करो, कार्डियो का मैं कल ड्रॉप करती हूँ, कार्डियो के डायग्राम आप कंप्लीट करके रखो। रेस्पिरेटरी भी है उसी में ही। ठीक है, रेस्पिरेटरी में आपका ब्रैंकियल एयरवे जो हमने लिया था, लंग की एनाटॉमी ली थी, उतना ही है। एंड उसी में थर्ड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं उसी लिए रुकी हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होने के बाद में इकट्ठे ये बड़ा एक मेजर प्रैक्टिकल है। ये एक्चुअली ये स्पॉटिंग के लिए आता है जनरली, विद द हेल्प ऑफ द मॉडल्स ये प्रैक्टिकल हम लेते हैं जनरली। ठीक है, सो इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा थ्योरी में खत्म होता है तो आई विल ड्रॉप दिस मेजर प्रैक्टिकल इन द क्लासरूम, बिकॉज इसी में आगे एंडोक्राइन सिस्टम भी है जो हमारी नहीं हुई है। ठीक है, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, बस इतना ही है। और बाकी हमारे फिर सेंस ऑर्गन बचते हैं, बाकी हमारे सब मेजर प्रैक्टिकल जो ब्लड वाले हैं वो हमने ओवर कर लिए। आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Are you people clear with the practicals now? Yes, ma'am. Other people? BMI का चार्ट बनाना है क्या? नहीं मत बनाओ ना, वो चार्ट क्यों बनाना है आपको? वो सिर्फ अगर आपको चाहिए तो आप वो निकाल के प्रिंट निकाल के आप लगा सकते हो कहीं पे, फॉर जनरल नॉलेज ओनली। वो एग्जाम में नहीं आएगा। वो क्यों आएगा? वो जनरल नॉलेज के लिए दिया है उन्होंने, यानी कि आपकी हाइट कितनी है तो आपको मेजर करने के लिए वो थोड़ा इजियर होगा ना। ओके मैम, you can do one thing, you can print that chart अगर आपको चाहिए तो, otherwise don't draw it. ओके मैम। Give me the attendance now. Are you people clear with the practical ना? Yes ma'am. Yes, ma'am. You just have to draw the diagram of cardio. जब भी मैं ड्रॉप करूंगी मैं आपको बताऊंगी लेक्चर में कि मैं ड्रॉप करने वाली हूँ आज, तो you have to just write the aim, ठीक है, एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। जितने भी उसमें डायग्राम है वो ड्रॉ करो, बाकी डाइजेस्टिव का मैं बाद में देती हूँ, फिलहाल मैं कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी का ड्रॉप कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी विल स्टार्ट विद दैट रिमेनिंग पॉइंट। जितने पॉइंट आपको ऐसे लग रहा है कि मैम ये एक्सप्लेन करने चाहिए, तो यू कैन टेल मी फ्रैंकली कि मैम ये थ्योरी में नहीं हुआ था, आप एक्सप्लेन कर दो प्लीज, तो मैं कर दूंगी। मुझे ऐसे लग रहा है 1-2 पॉइंट उसमें है जो एक्सप्लेन करने चाहिए। तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट प्रैक्टिकल, ये 2 प्रैक्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे और फिर रिमेनिंग प्रैक्टिकल जो हमारे बचे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। अदर देन दैट हमारा कुछ बचा ही नहीं है प्रैक्टिकल में, फिर सिर्फ सेंस ऑर्गन बचे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा है थर्ड सेशनल के लिए। ठीक है, सो रूल नंबर 1 Present, ma'am.